हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रेम कुमार। आपको प्रेम जीएस स्टडीज़ पे आपको तहे दिल से स्वागत है। और इस चैनल पे बीपीएससी टीआरई 4 एंड 5 के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री निरंतर चलते रहेगी। और आप सभी बीपीएससी टीआरई 4 और 5 का जो भी तैयारी करने वाले हैं वो इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन पे जाते रहे और आप सिस्टमेटिक ढंग से आप इसके पढ़ते रहें। तो चलिए हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीव विज्ञान और एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से होगा और सीरीज बाय सीरीज होगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है और ध्यान से आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि हम खुद एक बीपीएससी शिक्षक है, खुद गैज में पोस्टिंग है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों से सहमत हैं और समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और हम देख कर आए हैं, साइंस का खुद टीचर हैं, तो हमें पता है कि बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में किस लेवल तक को प्रश्न करता है और मुझे पता है कि कहाँ से प्रश्न करेगी, ठीक है। कुछ तो आइडिया है हमें। तो बिल्कुल आप धैर्यपूर्वक बने रहें और आगे हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान जिसे कहते हैं। ये बायोलॉजी में जितना भी चैप्टर है सबको एक साथ हमने डाल रखा है और इसी चैप्टर को 1 बाय 1 करके हम उठाएंगे और पढ़ाते चले जाएंगे और इससे बिल्कुल एक प्रश्न बाहर नहीं आएगी, ठीक है। ये चैलेंज है। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसका सिस्टमेटिक ढंग से हमने लिख रखा है आपका चैप्टर बाय चैप्टर, परंतु कुछ बेसिक बातें हैं जिसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा हम बताए हैं कि ये फादर ऑफ साइंस किन्हें कहा जाता है, तो गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है, ठीक है। अक्सर आप बायोलॉजी के पिता पढ़े होंगे, है ना, फिजिक्स के पिता पढ़े होंगे, केमिस्ट्री के पिता पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन साइंस का भी सुन लीजिए कि ये गैलीलियो गैलीली है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से चलेंगे। साइंस के बारे में दो बातें थोड़ा सा देख लेते हैं कि साइंस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो लैटिन वर्ड कहाँ से लिया गया, लैटिन वर्ड क्या था उसका, तो ये था सेंटिया। सेंटिया का अर्थ क्या होता है, विच मीन्स इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। कहता है कि जो सेंटिया है उसका अर्थ होता है नॉलेज या इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसी शब्द से साइंस का जन्म हुआ है, ठीक है। इसी शब्द से साइंस का जन्म हुआ है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि साइंस आखिर है क्या, साइंस हम लोग किसे कहेंगे। तो कहता है सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। कहता है किसी भी विषय वस्तु के या किसी भी चीज़ें के बारे में यदि हम सिस्टमेटिक ढंग से यदि हम पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड साइंस, ठीक है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ा रहे हैं, दैट इज़ साइंस, यही साइंस है। चाहे बायोलॉजी में हो, चाहे फिजिक्स में हो, या ज्योग्राफी में हो, या केमिस्ट्री में हो, दैट इज़ ए साइंस, ठीक है। जो भी सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि आपका जो जीव विज्ञान है, जो बायोलॉजी है, उस बायोलॉजी में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगामी चैप्टर जो है, ठीक है, क्या क्या आने वाली है और बीपीएससी जो बोर्ड है वो क्या क्या पूछने वाली है, आपको हम वीवीआई कराते चलेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा है प्रस्तावना मीन्स क्या, इंट्रोडक्शंस ऑफ बायोलॉजी। कुछ बायोलॉजी की कमियां बताएंगे, कुछ बायोलॉजी को खूबियाँ बताएंगे, कुछ बायोलॉजी के बारे में जो डिवाइड किया गया है, ठीक है, प्लांट और एनिमल, कुछ ये सब बेसिक बातें आपको बताएंगे, ठीक है। तो दैट इज़ इंट्रोडक्शंस ऑफ बायोलॉजी, ओके। अब हम लोग यहाँ देखेंगे सेकंड पॉइंट मेरा क्या है, सेल, कोशिका। आप लोग कोशिका 9th में पढ़े होंगे, परंतु उतना डिटेल नहीं पढ़े जितना डिटेल हमको पढ़ना चाहिए जनरल के हिसाब से। ये बीपीएससी टीआरई 4 एंड 5 टीचर के लिए ही नहीं है, ये आपको दरोगा के लिए हो गया, बिहार पुलिस के लिए हो गया, ये ग्रुप डी के लिए हो गया। ये आपको इतना तो छोड़िए, हम उस लेवल तक पढ़ाएंगे कि आपको सिविल सर्विसेज में काम आएगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहें और मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या कहता है। दूसरा हमारा क्या है, ऊतक, टिश्यू, ठीक है। तीसरा मानव
कार्यकी, इसे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या क्या आ जाएगा, तो हमारा ब्लड आ जाएगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप आ जाएगा, रक्त समूह, रक्तधानम जिसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र आएगा, श्वसन तंत्र आएगा, प्रजनन तंत्र आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, कंकालीय तंत्र एवं मांसपेशियाँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्सर्जित तंत्र, उसके बाद पाचन तंत्र और समन्वय एवं नियंत्रण एंड अंतःस्रावित तंत्र, ठीक है। इंडोक्राइन के बारे में जानेंगे। पांचवा हमारा क्या है, वर्गीकरण विज्ञान, इसे सजीवों का भी वर्गीकरण कह सकते हैं, ठीक है, इसे सजीवों का भी वर्गीकरण कह सकते हैं हम लोग। इसे इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहा जाता है। बहुत स्टूडेंट को बायोलॉजी में ये टैक्सोनॉमी परेशान करता है, ठीक है, बहुत ही परेशान करता है टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी परेशान करता है और ये जैव प्रौद्योगिकी, जो कि बिल्कुल अच्छा टॉपिक है और यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में अगर बायोलॉजी पूछा जाता है तो हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से टच करता ही करता है। तो मैं इसे बिल्कुल आसान तरीके से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, बस आपको पढ़ते रहना है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है हमारा पोर्शन है, ठीक है। 7 पॉइंट क्या है, बीमारियाँ, टीके एंड जांच। बीमारियाँ होंगी, ठीक है, उसको जांच होंगी और उसके टीके लगाए जाएंगे, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट क्या है, इनके बारे में हम इनको देखेंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्या, पॉइंट 8 नंबर, सूक्ष्म जीव जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। प्रजनन, प्रजनन हम लोग यहाँ पे लैंगिक में पढ़ेंगे और अलैंगिक में पढ़ेंगे, है ना। लैंगिक में पेड़ पौधों में पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल एक सवाल आपको बिल्कुल एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ये पढ़ेंगे वनस्पति कार्यकी, ठीक है, जिसको प्लांट फिजियोलॉजी से जाना गया है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल हेवी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल सवाल आते हैं। और आपका अनुवांशिकता है, ये आप 9th 10th बहुत जगह पे आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी है, उसके बाद विषाणु है ना, उसके बाद क्या है, मानव विकास, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये 14 पॉइंट हमारा क्लियर हुआ और उसके बाद हम 15 पे आएंगे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र में आएंगे। उसके बाद हम विविध देखेंगे, है ना। तो इतने सारे जो पॉइंट है सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है और अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है ताकि आप सफल हो सके। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सफल हूँ तो आपको भी सफल बनाने का कार्य हम करेंगे, ठीक है, बशर्ते आप बने रहें, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, ये पहला पॉइंट हमारा क्या है, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिर मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है ना। तो इंट्रोडक्शंस ऑफ बायोलॉजी के बारे में हम लोग देखेंगे। हाँ, तो चलिए हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शंस ऑफ बायोलॉजी, यानी कि पहला पॉइंट हमारा था प्रस्तावना, ठीक है। तो इंट्रोडक्शंस ऑफ बायोलॉजी में हम लोग देखते हैं, ये बायोलॉजी जो है हम लोग यहाँ से देखते हैं कि आखिर बायोलॉजी है क्या। तो इसे हम बायो प्लस लॉगी में बांट सकते हैं। और बायो मीन्स होता है लिविंग, बायो मीन्स लिविंग मतलब सजीव, ठीक है। और लॉगी जो वर्ड आया है वो लोगस से आया है ना। कहाँ से आया है, लोगस से आया है। और लोगस मीन्स क्या होता है, लोगस मीन्स होता है अध्ययन, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और बायोलॉजी जो है हमारे 2 पार्ट में है ना। पहला हम लोग जीव विज्ञान जो है इसको हम जंतु विज्ञान में रखते हैं पहला, और दूसरा हम इसे वनस्पति विज्ञान में रखते हैं, ठीक है, वनस्पति विज्ञान में रखते हैं। ये जंतु विज्ञान जो है, जंतु विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, जूलॉजी कहेंगे। और वनस्पति विज्ञान को हम लोग क्या कहेंगे, बॉटनी कहेंगे, ठीक है। जंतु विज्ञान के पिता कौन हैं, तो जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। एरिस्टोटल आप लोग नाम सुने होंगे, अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, तो ये हैं थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस, है ना। आगे हम पढ़ाएंगे इनके बारे में। बताइए कि ये जो अरस्तु जो हैं ये अध्ययन किए थे, है ना, जंतुओं के बारे में, जंतुओं के बारे में अध्ययन किए थे, ठीक है। और ये अध्ययन किए थे पेड़ पौधों के बारे में,
पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किए थे। ठीक है, तो अब यहाँ से दो स्कोप निकल कर आता है, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, यानी जूलॉजी और बॉटनी निकल कर आता है। तो जूलॉजी और बॉटनी निकल कर आता है तो हम लोग थोड़ी सी जानकारी जूलॉजी जो एरिस्टोटल हैं, अरस्तु हैं, उनके बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। फिर हम लोग देखेंगे थियोफ्रास्टस के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग चलते हैं कहाँ, पहले अरस्तु, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि अरस्तु का जो हमारा जो अरस्तु साहब जो थे, ये एक बुक लिखे थे। उस बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। उस बुक का क्या नाम था? हिस्टोरिया एनिमेलिया। इस बुक में क्या लिखा गया था और आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, है ना? इस बुक में 500 जंतुओं का प्रजाति के बारे में वर्णन किया गया था। किस बुक में? हिस्टोरिया एनिमेलिया में। आपसे सवाल कर सकता है कि हिस्टोरिया एनिमेलिया जो बुक है वो किसने लिखा है, तो अब आपका आंसर क्या होगा? जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु विज्ञान कह सकते हैं हम लोग। अरस्तु। तो चलिए कोई बात नहीं है, छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको कंटेंट पे ध्यान देना है। ये देखिए, ये क्या कहता है कि जो बुक में 500 जातियों के बारे में वर्णन किया गया था, उसमें 50 प्रजाति को बिल्कुल अंदर से देखा गया है। ठीक है, मतलब उसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर 50 प्रजातियों के बारे में परीक्षण किया गया था, और वो कौन किए थे? ये हमारे अरस्तु साहब किए थे। अब थोड़ा सा इनके कार्य के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि एक शार्क जो है, मछली है, ठीक है, जो बच्चे देती है, ये बच्चा देती है, परंतु इसमें प्लासेंटा नहीं पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि प्लासेंटा उसी में पाया जाता है, ठीक है, जो बच्चे देते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं। प्लासेंटा उसी में पाया जाता है जो या जिसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। ठीक है, या बच्चा पैदा करती है, उसी में प्लासेंटा होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब है। शार्क यहाँ पे क्या कहता है कि बच्चा देती है, लेकिन उसमें प्लासेंटा नहीं पाया जाता है। तो इसके बारे में जानकारी कौन दिए थे? ये अरस्तु दिए थे। ठीक है, प्लासेंटा क्या है? तो प्लासेंटा के बारे में हम आगे डिटेल में भी जानेंगे, परंतु अभी हम बता दे रहे हैं कि प्लासेंटा एक ऐसी है ये, जैसे कि प्लासेंटा जो है वो हमारे गर्भ में जब बच्चा रहता है, माँ के गर्भ में जब बच्चा पलता है, तो इस प्लासेंटे के माध्यम से ही बच्चों को भरण पोषण या पौष्टिक न्यूट्रिशंस जो भी आहार होते हैं, ठीक है, वो आहार जैसे कि इस प्लासेंटा के द्वारा ही जाता है। ठीक है, एक पाइप और होता है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सोचिए कि बच्चे के देखभाल के लिए प्लासेंटा है, ठीक है, परंतु ये बच्चा देती है लेकिन इसमें प्लासेंटा नहीं है। ये अजीबोगरीब बात है। दूसरी आपको अजीबोगरीब बात क्या लगेगी? यहाँ देखिए, डॉल्फिन में स्तनधारियों की भांति, मतलब ये स्तनधारी नहीं है। पहली बात, स्तनधारियों की भांति मतलब स्तनधारियों की जैसा, ठीक है, प्लासेंटा पाया जाता है, इसीलिए इसे स्तनधारी माना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि स्तनधारी का अर्थ क्या होता है? क्या हम स्तनधारी हैं? क्या हम स्तनधारी हैं या नहीं हैं? हाँ हैं, हम स्तनधारी हैं। ठीक है, बहुत बच्चे जो होते हैं 9-10 में, उन्हें ये पता नहीं होता है कि स्तनधारी का अर्थ क्या होता है। हम बच्चों को जब क्लास लेते हैं 9-10 में, ठीक है, तो उसमें पूछते हैं कि बेटा बताओ हम मैमल्स है कि नहीं, हम स्तनधारी में आते हैं कि नहीं? तो नहीं सर, आप स्तनधारी में नहीं आते। स्तनधारी का मतलब उन लोगों का मिथ क्या है कि जो बच्चों का दूध पिला सकती है ना, उसी को स्तनधारी कहते हैं। बाकी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना। स्तनधारी का मतलब होता है जिसके पास स्तन हो। हमारे पास स्तन है, हाँ, हमारे पास स्तन ग्रंथि नहीं है। अगर हम लोगों के पास भी स्तन ग्रंथियाँ होती तो हम लोग भी बच्चे का दूध पिलाते, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैटर क्या है वो समझिए। यहाँ पे मैटर है कि ये कहता है कि इनके यहाँ प्लासेंटा है, ठीक है, इसीलिए स्तनधारी माना गया। रियल में स्तनधारी नहीं है, प्लासेंटा के कारण स्तनधारी माना गया है। किनको? डॉल्फिन को। तो आपको सवाल आया कि डॉल्फिन स्तनधारी है या नहीं, तो आपको हमेशा टिक मारना है यस में, हाँ है। ठीक है,
अब इनका जो तीसरा कार्य था इसमें बताए थे अंडे में जो चूजे होते हैं, चूजे के प्लेसेंटा के बारे में बताए थे, ठीक है। उसके बाद ये जीवों का वर्गीकृत किए थे कौन, ये हमारे अरस्तु जी, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस ने भी बुक लिखा, उस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। आपसे सवाल किया जाएगा कि बताइए हिस्टोरिया प्लांटेरम किन के द्वारा लिखा गया बुक है, तो वो आंसर होगा थियोफ्रास्टस, ठीक है। तो इसमें अध्ययन बताए थे कि पेड़ पौधों की जो 500 प्रजातियां हैं, तो ये 500 प्रजातियां के बारे में भी चर्चा किए थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होइएगा, 500 प्रजातियों के बारे में अरस्तु साहब ने भी बताए हैं और 500 प्रजातियों के बारे में हमारे थियोफ्रास्टस बताए हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि 500 प्रजाति ये पेड़ पौधों के बारे में बताए थे और ये 500 प्रजाति जीव जंतुओं के बारे में बताए थे। तो यहाँ से आप डिटेल इस चीज़ का जानकारी रखिएगा और दोनों का बुक नाम याद रखिएगा, हिस्टोरिया एनिमेलिया और हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ी सी हम लोग जानकारी एक अलग से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये जानकारी तो इसमें देखिएगा कि जीवन यानी कि लाइफ में किसे ऐड किया गया है, यार क्या क्या मतलब कि हो सकता है। तो बैक्टीरिया भी आती है, कवक भी आती है, पेड़ पौधे भी आते हैं, इनमें एनिमल्स भी आते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे स्टार, ये नोट्स में हम क्यों लिखे हैं विषाणु वायरस के बारे में कि ये सजीवों और निर्जीवों के बीच की क्या है, संयोजक कड़ी है। हाँ, तो हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान का दुरुपयोग आखिर मिसयूज कैसे हो रहा है ना, जीव विज्ञान का। तो जीव विज्ञान का जो मिसयूज के बारे में बात हम करने जा रहे हैं, ठीक है। वो एक प्रोसेस है, एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस। एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि इस प्रोसेस के मदद से भ्रूण में जब एक माँ गर्भावस्था में होती है, जब बच्चे को पाल रही होती है, तो उस समय जब 3 महीना हो जाता है, तब जब 3 मंथ हो जाता है, ठीक ना, आफ्टर प्रेग्नेंट, तो उसमें क्या होता है कि एक एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस कराया जाता है ना। जिसमें क्या होता है ना कि इस प्रोसेस के माध्यम से हम बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले सकते हैं और लिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आखिर वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। तो इसके मदद से क्या होता है ना कि आखिर बहुत आज भले हमको और आपको पता नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोग ऐसे जो है ना मिसयूज इसका कर रहे हैं। अगर बच्ची रह गई, बार बार बच्ची रह गई, ठीक है, तो क्या होता है ना कि उसे गर्भपात कराया दिया जाता है, ठीक है, ऑपरेशन करा दिया जाता है। तो आखिर इसके थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे कि आखिर ये प्रोसेस होता कैसे है। तो देखिए, ये मान लीजिए कि एक तरह से ये जो गर्भ है ना, इस गर्भ में बच्चा जो है ना पल रहा है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये बच्चा है, ठीक है। आपको मानने में क्या जाता है, मानिए कि ये क्या है, बच्चा है, ये बच्चा है, ठीक है। अब देखिए, ये जो गर्भ है, इस गर्भ के जस्ट है ना, ये प्लासेंटा होती है, ये प्लासेंटा होती है। अब ध्यान से आप समझिएगा कि आखिर है ना ये होता क्या है, ये कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसे हम प्लासेंटा कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लासेंटा कहेंगे, प्लासेंटा कहेंगे, ठीक है। अब इसमें लिक्विड भरी होती है, ठीक है, इसमें लिक्विड भरी होती है ना, हम बताएंगे। और इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं, इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से प्लासेंटा से एक कड़ी इस तरह से बनकर आती है और ये बच्चे के नाभि तक जुड़ी होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं अम्बिलिकल। क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना, जिसे गर्भनाल के नाम से जाना गया, गर्भनाल के नाम से जाना गया। तो एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से जीव विज्ञान को दुरुपयोग किया गया है। एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि भ्रूण और स्वास्थ्य को पता चलता है। जैसे भ्रूण में बच्चा जो पल रहा है, गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उसका स्वास्थ्य और लिंग के बारे में पता चलता है कि आखिर वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। तो इस माध्यम से बहुत से ऐसे हैं जो परीक्षण करके बच्चों को गर्भपात कर दे रहे हैं, ठीक है। ये बहुत दुख की बात है। तो कैसे होता है ये प्रोसेस, थोड़ा इसके बारे में हम समझाने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका प्लासेंटा है ना, ये जो रेड दिख रहे हैं ना, ये जो रेड है ना, ये प्लासेंटा है और ये पूरा गर्भ है,
आप ध्यान रखिएगा कि ये पूरा गर्भ है और ये प्लासेंटा है, और इस गर्भ में लिक्विड पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, तरल पदार्थ जो पाया जाता है, ठीक है। और ये जो प्लासेंटा से ये जो गई है नाभि तक, है ना, नाभि तक जुड़ा होता है, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, जिसे गर्भनाल के नाम से जाना गया, ठीक है। अब देखिए इसको मिसयूज होता कैसे है, तो क्या करता है ना डॉक्टर, लेता है एक सिरिंज, ले लिया, है ना, एक सिरिंज ले लिया, ध्यान से देखिएगा, एक सिरिंज ले लिया और इस सिरिंज के माध्यम से, इस सिरिंज के माध्यम से, है ना, ये लिक्विड को लेता है और लिक्विड को लेकर, है ना, लिक्विड के लेकर ये परीक्षण करता है, ठीक है। और इसी लिक्विड से पता चलता है कि उसका स्वास्थ्य कैसा है, इसी लिक्विड से पता चलता है कि आखिर वो बच्चा जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। तो ये जानकर एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस से बच्चों को गर्भपात कराते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। अब आज पढ़े लिखे युवा ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को भी ख्याल रखिए। अब यहाँ थोड़ी हम जानते हैं आगे लुईस पास्चर साहब के बारे में। लुईस पास्चर साहब के बारे में यदि हम जानते हैं तो ये इन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया था, इसीलिए इसे जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। किनको? लुईस पास्चर को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। आपको सवाल में आएगा, है ना, कि जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर में टिक करना है ऑप्शन सी में। कोई गारंटी नहीं है, बी में भी हो सकता है, लेकिन ऐसे टीचर बोलते हैं, है ना, कि लिखा रहेगा ऑप्शन सी में लुईस पास्चर, आपको उसको मार देना है। तो रट के नहीं जाना है कि सी में ही आएगा, ठीक है, वो ए में भी आ सकता है, ओके। अब देखिए जीवाणु विज्ञान का पिता तो कहा जाता है, और लेकिन एक थ्योरी और इन्होंने दिए थे, दूध की पौष्टिकरण की प्रक्रिया बताए थे, है ना। यहाँ से 2 सवाल बनेगी। दूध के पौष्टिकरण की प्रक्रिया किसने दिया, तो लुईस पास्चर। इसमें क्या था ना, इसमें ये बताए थे, इसमें बताए थे कि यदि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 सेकेंड तक, है ना, दूध को यदि उबाला जाए, दूध को क्या किया जाए, उबाला जाए, है ना, तो कीटाणु जो होते हैं, है ना, कीटाणु जो होते हैं वो मर जाते हैं, है ना, मर जाते हैं। तो दूध की पौष्टिकरण की प्रक्रिया में यही बताए थे लुईस पास्चर ने, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ओके। थैंक यू। अब मिलते हैं आपके अगले क्लास में, ओके।